नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्या रहे ऋषु, काइते, लावण्या। लावण्या, आपका नाम बहुत अच्छा है। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है आपका। जो लास्ट लावण्या को मैं जानता हूँ, शी इज करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, बट यू हैव ए ग्रेट नेम, राइट। आगे हम बात करते हैं। आपका मैंने पहली बार नाम देखा इस क्लास में। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऋषु, क्या रे ऋषु, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। कल की क्लास में हम कहाँ पे थे, एक बार मुझे बता दो। राधे राधे, राधे राधे, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि नमन। ठीक है, आगे बढ़े। आओ, थैंक यू। हाँ हाँ, क्या लग दिया। थैंक यू भाई। सबसे प्यारे, सबसे प्यारे, थैंक यू। आगे बात करें भाई। सरपंच साहब, थैंक यू भाई आपका। आप लगातार क्लास लेते हैं? हाँ भाई, मैं लगातार क्लास लेता हूँ, एक तरफा क्लास लेता हूँ मैं लगातार। हाँ, मेरा बस ये है कि मैं रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ एक दिन में, क्योंकि मैं अभी एक दिन में मैं 11 घंटे क्लास लेता हूँ कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। ठीक है, लेकिन मैं कभी इसका वो नहीं करता कि मैंने इतने घंटे क्लास हो गई, मेरे घुटने अरे नहीं दुख रहे भाई, काम है मेरा। ठीक है, आई एम बिल्ड बिल्ड लाइक दिस, आई एम बिल्ड डिफरेंटली, बिल्ड परफेक्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। लिखो भाई इसके अंदर। अपन बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसके एक्सपीडिशंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात हम करते हैं, और इसकी बारे में अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें, स्टार्ट होता है इसका टेन्योर 1296 से 1316 तक। कल है ना, हमने इसके बारे में बात कर ली थी। अभी अपन क्या करते हैं, इसके प्रमुख कार्य कर लेते हैं, फिर इसके इंपोर्टेंट एक्सपीडिशंस कर लेंगे तो बात बन जाएगी, फिर इसकी इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर कर लेंगे, देन इट विल बी डन, राइट। चलिए, नहीं बहुत कमाते होंगे सर, नहीं मैं पर क्लासेस रुपए नहीं लेता। ठीक है, कि अब मैं जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा इतने ज्यादा रुपए मिलेंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, यस। और यूट्यूब से मैं रुपए ही नहीं लेता। देखा, जिस दिन आज आज के दिन जिस दिन आप मेरे बारे में जानेंगे कि मैं कैसा हूं, मैं क्यों हूं, आपको गर्व होगा इस बात पे कि आप मुझसे पढ़े हैं। ठीक है, मार्केट में यूं तो टीचर बहुत हैं, मतलब मैं खुद कह रहा हूं कि लाखों हजारों करोड़ों टीचर हैं, राइट, पर दे कैन नॉट बी मी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भविष्य में कभी ना कभी आप मेरे बारे में जाने तो आपको गर्व महसूस होगा आप किससे पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं खुद क्यों नहीं कह पाता, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कहना आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कभी जानेंगे। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो भाई इसके ना हमने नाम वगैरह देख लिए थे, इंट्रोडक्शन इसका हो गया था। हम बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट इंपैक्ट्स जो इसकी वजह से आए, इसके इंपोर्टेंट इंपैक्ट्स की बात करते हैं। इसकी वजह से इंपोर्टेंट इंपैक्ट्स आपको देखने को मिले, प्रमुख महत्वपूर्ण प्रभाव की हम बात करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रभावों की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रभावों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे जो मेरी प्रीवियस जॉब थी, द जॉब इन विच, मैं प्रीवियस जॉब की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रीवियस जॉब में मुझे इससे ज्यादा रुपए मिलते थे जितने अब मुझे टीचिंग में मिल रहे हैं। पहले मैं वेब डेवलपर था, तो मुझे इससे कहीं ज्यादा रुपए मिलते थे। मतलब टीचिंग में मुझे जितने मिलते, जितने मुझे यहाँ 2.5 महीने में लगभग मिलते हैं, उतने मुझे मिलते थे ज्यादा उससे, है ना। तो वो भी 1 महीने में।
बट मुझे वो नहीं लगता था सही। ठीक है। अभी मुझे, अभी हाँ घर वाले तो मुझे गाली देते हैं। वो एक अलग बात है, घर वाले तो मुझे सुबह शाम दो टाइम, सुबह सुबह फोन करके देते हैं, शाम को फोन करके देते हैं। बट आई फील लाइक गुड हियर, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहले इसके सैन्य आप देख लीजिए, सैन्य प्रभावों की हम बात करते हैं। ठीक है, सैन्य मिलिट्री इंपैक्ट्स की हम बात करते हैं, मिलिट्री इंपैक्ट्स की हम बात करते हैं, इंपैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले यार ये वो आदमी था जिसने ना अपने लिए एक स्थायी सेना रखी, इसने अपने लिए स्थायी सेना रखी। ठीक है, चलिए, स्थायी सेना रखी। इसने अपने लिए एक स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना यानी परमानेंट आर्मी रखी थी। परमानेंट आर्मी रखने के पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बैटल्स में इंगेज रहेगा वो आर्मी रखेगा, तो ये बहुत ज्यादा बैटल्स में इंगेज रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस वजह से आपको देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना, यानी ये सैलरी बेस्ड आर्मी इसकी थी। इसकी आर्मी सैलरी बेस्ड आर्मी थी, सैलरी बेस्ड आर्मी आपको देखने को मिल जाएगी इसकी। वेतन भोगी सेना थी इसकी। कैसी थी? वेतन भोगी सेना आपको इसकी देखने को मिल जाएगी, वेतन भोगी सेना। आपको कैसी सेना देखने को मिल जाएगी भाई? वेतन भोगी सेना आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थायी सेना के बाद हमें पता लगता है कि परमानेंट आर्मी तो इसकी थी ही, प्लस ये दाग प्रथा को चलाया करता था। ठीक है, दाग प्रथा यहां पर चला करती थी, दाग प्रथा। दाग प्रथा किस पे लगती है? हॉर्सेस पे लगती है दाग प्रथा, हॉर्स, हॉर्सेस के ऊपर आपका मार्किंग की जाती थी, मार्किंग सिस्टम। दाग प्रथा को बोलते मार्किंग सिस्टम। पुराने जमाने में भी चलता था, घोड़े के ऊपर निशान लगाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है हुलिया प्रथा। हम बात करते हैं हुलिया प्रथा, हुलिया प्रथा की हम बात करते हैं। इसको बोलते हैं ड्रेस सिस्टम। इसके जो सैनिक हुआ करते थे वो एक स्पेसिफिक ड्रेस, काले कपड़ों में रहा करते थे। वो स्पेसिफिक ड्रेस सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दैट वाज लाइक मिलिट्री इंपैक्ट्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया कि ये मिलिट्री इंपैक्ट्स हैं, इनके परमानेंट आर्मी है, हॉर्सेज हैं, ड्रेस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स के बाद। इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स के बाद हम देखने को मिलते हैं, ये तो इसके सैन्य प्रभाव रहे। अब हम बात करते हैं इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं। अब हम इसके समाज पे प्रभाव देखते हैं, सामाजिक प्रभाव इसके क्या पड़े हैं। राजस्व प्रभाव की भी बात करेंगे, इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े हैं, सामाजिक प्रभाव इसके क्या हैं, प्रभाव इसके क्या हैं, दी सोशल इंपैक्ट्स इसके क्या क्या हैं। या सोशल इंपैक्ट इसके ये हैं कि इसने साम्राज्यवाद नीति पर बहुत ध्यान दिया, इसने साम्राज्यवाद नीति पर बहुत ध्यान दिया। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बताया इसने समाजवाद नीति पर ध्यान दिया, समाजवाद नीति पर ध्यान दिया, नीति पर ध्यान दिया, नीति पर ध्यान दिया, समाजवाद नीति पर ध्यान दिया। फोकस्ड ऑन, फोकस्ड ऑन सोशलिज्म, फोकस्ड ऑन सोशलिज्म, फोकस्ड ऑन सोशलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ज्यादातर जितने भी ऐसे हुआ करते थे ना, जो भी ऐसी चीजें हैं जो सैनिक है कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा सामाजिक विचारधारा रखता था। जैसे मार्केट के अंदर वस्तु की कीमत का निर्धारण करना वो खुद ही करता था। मार्केट में वस्तु की कीमत का निर्धारण करना, बाजार में, बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण, बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण आपको देखने को मिल जाएगा, निर्धारण, धारण आपको देखने को मिल जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ गुड्स इन मार्केट, प्राइस, प्राइस कंसिडरेशन, प्राइस कंसिडरेशन इन मार्केट, इन मार्केट, मार्केट के अंदर प्राइस कंसिडरेशन जो होता था वो भी यहां पर होता था। बताइए सतवंत भाई,
वो खुद ही करता था बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण। अच्छा, इसने ना यहाँ पर एक दीवाने मुश्त खराज भी लगाया था। इसने एक यहाँ पर एक डिपार्टमेंट खोला था। डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि भाई पूरा का पूरा आपको देखने को मिलता है कि भाई डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, याद रखना। उसको बोलते हैं दीवाने मुश्त खराज। इसने दीवाने मुश्त खराज खोला था। भाई मैं फ्रंट एंड डेवलपर था, बैक एंड नहीं करता, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं। यहाँ पे अब आगे हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने दो विभागों का निर्माण किया था। दो दीवाने रियासत इसने किया था, दो विभागों का निर्माण निर्माण देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट्स, टू डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बारे में आप लिख लेंगे। वो आप कैसे लिख लेंगे कि दो विभागों में, दो विभाग कैसे, एक तो दीवाने मुश्त खराज हो जाएगा, दीवाने मुश्त खराज, मुश्त खराज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दीवाने मुश्त खराज आपको देखने को मिल जाएगा, जी हाँ। और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत भी देखने को मिल जाएगा। रियासत अब कैसे कैसे काम करते हैं वो देख लीजिए। मुश्त खराज एंड रियासत, अब इनका काम क्या होता है वो भी देख लीजिए। भाई जी, दीवानी मुश्तखराज का काम क्या होता था? मार्केट कंट्रोल सिस्टम होता था। ये एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम था। मार्केट के अंदर जो भी वस्तु आएंगी उनका कंट्रोल किस प्रकार से रहेगा वो यहीं पर देखने को मिलता था। दीवाने रियासत का काम क्या था? दीवाने रियासत एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट था, एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट था, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट था। इसने कुछ नए टैक्स भी लगाए थे, कर, वो मैं नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा, नोट करिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। ये कर, ये है बाजार नियंत्रण प्रकार का था, बाजार नियंत्रण के आधार पे है। और अगर हम बात करें सेकंड की टैक्स कलेक्शन, ये कर संग्रह करता था। आगे हम बात करते हैं। वेरी गुड तरुण भाई। सर आपने एंशिएंट इंडिया नहीं कराया, मैंने करा दिया, आप नोट करिए। So you taught in static video that Bilsard inscription related to Skandagupta. Google is showing Kumar Gupta. Google is making a mistake. That is Skandagupta. शहनाई मंडी क्या था? मैं उसके बारे में नेक्स्ट पेज पर ही बात करने वाला हूं। शहनाई मंडी क्या था? अधिकारी होता था शहनाई मंडी। क्या आप थकते नहीं हो? सब थकते हैं भाई, सब में खून बहता है, सब थकते हैं। बात यह है कि जो थकने के बाद काम करे वो क्षमता है। ठीक है, इट्स वेरी हार्ड टू स्टैंड बाय। पूरे दिन खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग कुर्सी वगैरह पे बैठ के भी पढ़ा रहे होते हैं। दीपक आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता जैसा आपको लग रहा है। मैं जब भी क्लास में खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं अपने पूरे मन से पढ़ा रहा हूं। साहिल वो स्टार्ट की जा चुकी है। दूसरा एक बच्चे का डाउट था, क्या आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान लगातार पढ़ते थे? जी हाँ, वहां भी बात सारी क्षमताओं की थी। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं बैठ के पढ़ाऊंगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। दीपक वैसे दिक्कत क्या हुई थी बाबू आपको? थैंक यू। नहीं भाई, दीवाने मुश्त मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, मतलब मार्केट कंट्रोल सिस्टम था। नोट करिए।
ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, आगे हम बात करते हैं। इसके द्वारा ना कुछ नए प्रकार के कर भी इन्फ्लुएंस किए गए थे। न्यू टैक्स बाय अलाउद्दीन खिलजी, न्यू टैक्स इंपोज बाय अलाउद्दीन खिलजी, या रेवेन्यू impacts during the time of Alauddin Khilji, during the tenure of Alauddin Khilji, during the tenure of Alauddin Khilji, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस प्रकार से आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा इन सब का। तो इसको लिख लीजिएगा, रेवेन्यू इंपैक्ट्स की बात की जा रही है। राजस्व प्रभाव देख लीजिए। सबसे पहले तो इसने क्या काम कर रहा था, इसने समाज में कीमत निर्धारण के लिए एक अधिकारी को रखा था, समाज में बाजार के नियंत्रण के लिए एक अधिकारी को रखा था। बाजार नियंत्रण के लिए एक अधिकारी था, नियंत्रण के लिए एक अधिकारी था, एक अधिकारी को रखा था, तो क्या किया था उसने, ठीक है, ही अपॉइंट ऑफिसर फॉर मार्केट कंट्रोल, ही अपॉइंटेड ए ऑफिसर, जिसको शहनाई मंडी कहते थे, अपॉइंटेड ऑफिसर फॉर मार्केट कंट्रोल, जिसको हम बोलते थे शहनाई मंडी, जिसको हम क्या बोलते थे, शहनाई मंडी, शहनाई मंडी उसको बोला जाता था। इसको हम बोलते थे शहनाई मंडी, ठीक है, चलिए। और यहां पर कीमत का निर्धारण जो करता था वो करता था सराय अदल करता था। कीमत जो देखता था, कीमत वो सराय अदल करता था, कीमत निर्धारण वो सराय अदल करता था, सराय अदल करता था, सराय अदल करता था। तो फिर सर शहनाई मंडी का काम क्या होता था, बाजार के अंतर्गत जो भी आपका मार्केट में माल बिक रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है, कितनी दुकानें हैं, वो सब चीजें, वो सराय अदल था। अगर हम बात करें, इसने टू न्यू टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड, दो प्रकार के नए कर इंट्रोड्यूस किए गए थे, टू न्यू टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस, दो प्रकार के नए टैक्स इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। हाँ भाई अंकुर क्या हाल है, दो नए कर आपको देखने को मिल जाएंगे, दो नए कर, दैट इज घरई एंड दैट इज चराई। एक आपको देखने को मिल जाएगा घरई, आपको दूसरा देखने को मिल जाएगा चराई, घरई एंड चराई देखने को मिल जाएगा, घरई एंड चराई आपको देखने को मिल जाएंगे, घरई एंड चराई आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए यार, शहनाई मंडी ही आपको शहनाई मंडी एक ऑफिसर भी था, आमिर मंडी भी बोल देते थे उसको कई बार, ठीक है। चलिए, हाँ यह एक पद है, दिस इज ए पोस्ट, दिस इज नॉट ए पर्सन, ये कोई आदमी नहीं है, दिस इज ए पोस्ट, पद था भाई साहब। ये चांदनी तुम भी बन सकती थी शहनाई मंडी, बट हाँ महिलाओं को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो न्यू टैक्स आपके इंट्रोड्यूस हो गए, पहला दूसरा। अच्छा, इसके द्वारा इसने क्या काम करा, जमीन की भूमि की पैमाइश के लिए इसने बिस्बा प्रथा शुरू की थी। भूमि पैमाइश के लिए बिस्बा प्रथा, भूमि पैमाइश के लिए बिस्बा प्रथा शुरू करी थी, बिस्बा सिस्टम इसने शुरू किया था, बिस्बा प्रथा शुरू की थी। लैंड मेजरमेंट के लिए बिस्बा सिस्टम स्टार्ट किया था, बिस्बा सिस्टम फॉर लैंड मेजरमेंट, बिस्बा सिस्टम इसने स्टार्ट किया था लैंड मेजरमेंट के लिए, स्टार्ट किया था,
बिस्वा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था लैंड मेजरमेंट के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे। बिस्वा सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, बिस्वा। अब बिस्वा के बेसिस पर जो टैक्स लगता था उसको मसाहत कहते थे। टैक्स बेस्ड ऑन बिस्वा सिस्टम, 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 बिस्वा सिस्टम। जो बिस्वा सिस्टम पे बेस होने वाला टैक्स होता था उसको क्या बोलते थे? मसाहत। इस पर आधारित कर, ठीक है, क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था, मसाहत। इसको मसाहत कहते थे, इसको मसाहत कहा जाता था। इसके बारे में याद रखना। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते थे? हाँ बोल दो, मसाहत बोलते थे। हाँ भाई अच्छा, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हर्षित बाबू, क्या हुआ आपको? फटाफट बताइए। ठीक है सर, श्योर। ये लीजिए, ये लीजिए, बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इसके जितने भी एक्सपीडिशंस हुए हैं। एक्सपीडिशंस का मतलब क्या हुआ? तो इसके द्वारा जितने भी अटैक्स वगैरह करे गए हैं उसके बारे में। मिलिट्री एक्सपीडिशन, इसका मतलब क्या है? सैन्य कार्यवाही। सैन्य कार्यवाही की हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भाई मिलिट्री एक्सपीडिशन कैसे कैसे इसके स्टार्ट हुए हैं। मिलिट्री एक्सपीडिशन की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्ट होते हैं 1296 से। अब 1296 का अटैक तो आप पढ़ चुके हैं। तो 1296 में इसने देवगिरी पर अटैक करा था, देवगिरी पर अटैक करा था, वैसे लूट करी थी, देवगिरी पर लूट। तो देवगिरी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। देवगिरी कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार ना कमेंट रिलोड करो, शायद मुझे लग रहा है फर्स्ट नहीं है कमेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे होते हैं कई बार कि सर आप यादवों के बारे में नहीं बताते। राम राम भाई साहब, सर यादव डायनेस्टी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो यादव डायनेस्टी के बारे में लिखिए। यहाँ पे रामचंद्र देव रूलर थे। रूलर कौन थे यहाँ पर? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव रूलर थे यहाँ पर। और वो कौन सी डायनेस्टी से थे? यदुवंशी, यादव, यादव डायनेस्टी से थे वो। तो याद रखना, वो यादव डायनेस्टी से आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे यादव डायनेस्टी से। तो इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। यादव डायनेस्टी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रामचंद्र देव जी के बीच में एलिचपुर की संधि हुई है। यहां एलिचपुर की संधि हो गई थी। यहां अलाउद्दीन खिलजी, एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और रामचंद्र देव जी के बीच में, रामचंद्र देव
के मध्य आपको एलिचपुर संधि देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी? एलिचपुर की संधि, एलिचपुर संधि देखने को मिल जाएगी, एलिचपुर संधि। तो यहां आपको एलिचपुर की संधि देखने को मिल जाएगी जो बड़ी फेमस है। ठीक है, चलिए एलिचपुर की संधि आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, इसमें फायदा किसको हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी को हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि काफी सारा लूट का धन रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। लूट नहीं हुई थी, एक ट्रीटी हो गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंटली आप याद रखना, अलाउद्दीन इसी के बाद रूलर बना था। आपको याद होगा मैंने घटनाक्रम बताया था, इसको लूट के सीधा कड़ा मानिकपुर चला जाता है, और जैसे ये कड़ा मानिकपुर जाता है वहां इसका जो चाचा है जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इससे टैक्स लेने के लिए आता है, वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी के बाद वह रूलर बना, इसी के बाद वह रूलर बना था, वह शासक बना था। He became ruler after this. He became ruler after this. He became ruler after this. इसके बाद क्या बन जाता है भाई? वो इसी के बाद बन जाता है रूलर। ठीक है, चलिए। सर आजकल जात पात बहुत बढ़िया है यार, ये सिर्फ सोच है। ठीक है, जात पात सिर्फ एक सोच है, एक दिखावा, एक छलावा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला अटैक इसका कब हुआ। ये तो इसका पहला अटैक हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीडिशन। हम सेकंड एक्सपीडिशन की बात करते हैं। सेकंड एक्सपीडिशन इसका कहां पे है? सर 1298 से शुरू हुआ, 99 तक जाएगा। गुजरात अभियान, इसका गुजरात अभियान है। गुजरात अभियान आपको देखने को मिल जाता है। गुजरात अभियान के बारे में याद रखना, इसके अंदर ये शुरुआत करेगा जैसलमेर से, स्टार्टिंग ही जैसलमेर से करेगा, मतलब पहले जैसलमेर देन जाएगा गुजरात में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कहां से करेगा? जैसलमेर से शुरू करेगा। इसको बोलते हैं वैसे क्या? गुजरात अभियान। इसको बोलते हैं गुजरात एक्सपीडिशन। गुजरात एक्सपीडिशन इसको बोला जाएगा, गुजरात अभियान इसको बोला जाएगा। तो याद रखना इसके बारे में, दिस वाज गुजरात एक्सपीडिशन, गुजरात अभियान आपको देखने को मिल जाएगा। तो गुजरात एक्सपीडिशन जो आपको देखने को मिल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि सर ये जैसलमेर से शुरू होता है। पहले जैसलमेर से शुरू हुआ, जैसलमेर से शुरू हुआ। इस पर अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था, इसने यहां पर उलूग खान और नुसरत खान को भेजा था। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, एके के सेनापति नुसरत खान और उलूग खान गए थे। सेनापति कौन कौन गए थे? नुसरत खान एंड उलूग खान, नुसरत खान एंड उलूग खान गए थे। उलूग खान गए थे। कौन कौन गए? कि नुसरत गया और साथ में उलूग गया था। नुसरत एंड उलूग खान गए थे, नुसरत एंड उलूग। तो ये जाते हैं सीधा गुजरात पर, अटैक नहीं करते। जैसलमेर से शुरू हुआ था, तो पहले इन्होंने जैसलमेर पर कब्जा किया था। वहीं जैसलमेर पर इन्होंने अपना जो जोधपुर वो इंस्क्रिप्शन है वो यहीं बनाया था। यहीं पर उन्होंने अपना जोधपुर इंस्क्रिप्शन अलाउद्दीन खिलजी का लिखवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें, यहां पर आपको रायकर्ण वाघेला देखने को मिलते हैं। तो गुजरात के अभियान पर गुजरात रूलर कौन है? गुजरात रूलर कौन है? आपके गुजरात के रूलर रायकर्ण वाघेला है। रायकर्ण वाघेला, रायकर्ण वाघेला, वाघेला वर्सेस नुसरत और उलूग खान के बीच में बैटल हुआ था। तो रायकर्ण वाघेला इस युद्ध को हार जाते हैं, लॉस्ट द बैटल। और इस बैटल को जीतते कौन है? नुसरत और उलूग खान इस बैटल को जीत जाते हैं, वॉन। तो रायकर्ण वाघेला इस बैटल को जब हारते हैं, तो इसके बाद जब ये वापस आ रहे हैं, कौन? नुसरत और उलूग गुजरात पर कब्जा करके जब ये वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको एक स्थान देखने को मिलता है जो कि गुजरात देखा है अपने? गुजरात में कच्छ है, कच्छ। तो वहां कच्छ की खाड़ी है जिसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। वहां पर आदमियों का व्यापार चलता था। आदमियों का व्यापार का मतलब क्या है? वहां लोग खरीदे और बेचे जाते थे। किसी को गुलाम चाहिए तो वहां से खरीद लो। तो नुसरत वहां पे जाता है और वहां पे एक आदमी को खरीदता है। लोग कहते हैं कि वो आदमी नहीं था, ना ही औरत थी, इसका मतलब वो ट्रांसजेंडर था। ठीक है, तो जिसको किन्नर कहा जाता है कि वो किन्नर था, तो वो खरीदता है नुसरत। तो ये बात बड़ी नायाब है। नायाब का मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, बट ऐसा वहां देखने को मिला। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी
नुसरत से पूछता है कि ये क्या है, ये तो बड़ा नायाब है। तो ऐसी परिस्थिति में नुसरत उस व्यक्ति को, अलाउद्दीन खिलजी को, गिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इस चीज को लिख लेंगे यहीं पर। वापसी में नुसरत ने 1000 दिनार में 1000 दिनार में मलिक कफूर को खरीदा। कफूर को खरीदा। और जब कफूर को खरीदा तो इसी को गिफ्ट कर दिया गया। कफूर को क्या कर दिया गया? गिफ्टेड टू। इसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन को दिया कि ये ले भाई, खुल के खेल। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। सर कुकुर क्या होता है? कुकुर बोलता है भाई कुत्ता। आपने वो एक कहानी, मतलब एक कहावत सुनी होगी कि 12 बरस नु कुकर जीवे, 14 नु जीवे सियार, और वर्ष 18 छतरी जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। वाह 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 वैभव, तुमने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। वाह वाह वाह। आगे हम बात करते हैं इसके जो इंपोर्टेंट अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको देखिए। हमें पता लगती है इसके अन्य इंपोर्टेंट। अब इसके ना जो ऐसे अटैक है जो राजस्थान की तरफ अटैक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थानी अटैक्स, राजस्थानी अटैक्स, ठीक है। अटैक्स ओवर राजस्थान, राजस्थानी अटैक नहीं बोल सकते इसको, आप बोलेंगे अटैक ओवर राजस्थान। अटैक ओवर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पर आक्रमण। राजस्थान पर आक्रमण। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो रावल सरनेम है, रावल, ठीक है, रावल सरनेम जो आपको देखने को मिलता है, वही आगे चल के राणा सरनेम बन गया है। हमारा वाला नहीं, दूसरा, ठीक है। जो महाराणा वाला है वो टाइटल है बेसिकली। अगर हम बात करें, एक बच्चा पूछे कि आप जैसलमेर गए हो? नहीं यार, मैं कभी जैसलमेर नहीं गया, मैं कहीं कभी जा ही नहीं पाया राजस्थान। अच्छा, राजस्थान पर आक्रमण की बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 1301 में, यह आपको देखने को मिलता है रणथंबोर अटैक। रणथंबोर अटैक आपको देखने को मिलता है। रणथंबोर अटैक आपको देखने को मिलता है। रणथंबोर अटैक की हम बात करते हैं। रणथंबोर अटैक, रणथंबोर अटैक की बात कर रहे हैं। रणथंबोर आक्रमण कैसे शुरू हुआ? रणथंबोर आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा। थैंक यू वैसे जितने बच्चे सरपंच, और ये थैंक यू भाई, बहुत बहुत आभार सरपंच साहब। हाँ भाई मैं हूं, आराम से आप चिल मारो और देखो। आगे बढ़िए। रणथंबोर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था?
रणथंबोर के राजा का नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, ठीक है, हमीर देव चौहान या चाहमान देखने को मिलते हैं। हमीर देव, हमीर देव। तो इनका ना पहले बैटल होता है, ये दो फेजेस में बैटल हुआ। फेज वन है, फेज वन का बैटल हुआ, जिसमें एक तरफ है नुसरत और उलूग। एक तरफ कौन है? नुसरत प्लस उलूग खान। तो नुसरत मारा जाएगा। यार फाइनेस्ट फाइटर थे वो अपने एरा के, ठीक है, अपने एरा के फाइनेस्ट फाइटर थे हमीर देव चौहान। वर्सेस इनका बैटल है, तो नुसरत खान की हत्या कर दी गई, किल्ड। और इसमें हमीर देव चौहान वॉन द बैटल। ये विजयश्री को प्राप्त करते हैं, विजयश्री को प्राप्त करते हैं, जीत गए यहां पर। और रणथंबोर अटैक का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। इसमें दूसरे फेज में कौन है? हमीर देव है एक तरफ, और हमीर देव के अगेंस्ट में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी खुद है प्लस उलूग है। इस बैटल में हमीर देव नहीं जीत पाएंगे फेज टू, क्योंकि इनकी सेना छोटी है और एकदम से इतने सारे अटैक झेल पाना मुश्किल है। तो हमीर देव यहां पे हार जाते हैं, इनकी डेथ होती है यहीं पर 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको ऑफर भी दिया था कि मेरा एक सैनिक तुम्हारे पास है जिसने मेरी चाल तुम्हें बताई है, मुझे वो सैनिक लौटा दो। हमीर देव ने कहा था कि मैं उसको वचन दे चुका हूं कि उसके प्राणों की रक्षा मेरे प्राणों की रक्षा है। उन्होंने कहा तो फिर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले न दूजी बार। सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले न दूजी बार, और तिल तिलैया हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब है कि भाई जी, पता लगता है कि सिंह सुवन, शेरनी को शेर एक बार पैदा होता है, तो सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन, और जो सत्य पुरुष होते हैं ना, जैसे मैं हूं यार, राइट, जो ट्रुथ वर्थी पर्सन होते हैं, सत्य पुरुष वचन होता है, वो केवल एक ही बार दिया जाता है, एक बार कह दी तो कह दी। तो सिंह सुवन सत्य पुरुष वचन कदली फले ना दूजी बार, और तिल तिलैया हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो ये कहा जाता है, हमीर हट के लिए फेमस है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, अपने एरा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटीज में रहे हैं। इनके बारे में अभी आप एज पर याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट इनका अगला अटैक है। अगला अटैक देखने को मिलता है कहां पर बोला? 1303 का अटैक है, चित्तौड़गढ़ अभियान है, 1303 चित्तौड़गढ़ एक्सपीडिशन। चित्तौड़गढ़ एक्सपीडिशन है, एक्सपीडिशन है, चित्तौड़गढ़ अभियान है। अब चित्तौड़गढ़ अभियान में आप देख लेंगे क्या कुछ मैटर है पूरा। यहां पर एक रावल रतन सिंह बैटल होता है। रावल गोरा बादल इन्हीं के सेनापति थे। इनके सेनापति कौन थे? गोरा बादल, ठीक है, चलिए, गोरा और बादल चाचा भतीजा हैं। गोरा बादल चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, ठीक है। रावल रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वॉन द बैटल एट द लास्ट। और इन्हीं की जो वाइफ है, रावल की वाइफ जो है, रावल की जो वाइफ है वही है पद्मावती। इनके बारे में जो कहानियां सुनते हैं हम चित्तौड़गढ़ अभियान की, वो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। एक पुस्तक है जिसका नाम है ग्रंथ पद्मावत। पद्मावत आपको ग्रंथ देखने को मिलता है, पद्मावत आपको ग्रंथ देखने को मिलता है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। पद्मावत आपको देखने को मिलता है भाई मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी। कब लिखा था इसने? 1540 और 45 के मध्य लिखा था। तभी इसने आखिरी कलाम, अखरावट, कई नाटक लिखे थे। मोहम्मद जायसी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र बीत जाए इतनी लंबाई, लंबाई से कहीं अधिक थी रावल की प्रभुताई, लेकिन रावल की प्रभुताई से कहीं अधिक थी रानी पद्मनी की ठकुराई। और रानी पद्मनी की ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। रोज नित्य किला भेदने की नीतियों का प्रयास करता, लेकिन उस किले की दृढ़ता का वह क्या कहना। 8 माह तक खाक छानती रही खिलजिया सेना। तो ये बात यहां पर करी जाती है किसके बारे में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में।
वन ऑफ द फाइनेस्ट दुर्ग आपको देखने को मिलता है पूरा। आगे हम बात करते हैं। जैसे ही आपका नोट हो जाए फटाफट बताइएगा। ठीक है, फटाफट बताओ अगर नोट हो गया है तो ये। अरे पहले हो जाएगा भाई सिलेबस। हाँ, पद्मावती जी ने प्लस 16,000 अदर वुमेन्स ने। अदर वुमेन ने क्या किया था? जौहर कर लिया था। इधर हमीर देव जी की वाइफ ने भी जौहर कर लिया था पहले फेज के बाद ही। एक दिक्कत हो गई थी वहां। वहां क्या था, हमीर देव चौहान जब जीते तो इनके सैनिकों ने खिलजियों के जो घोड़े वगैरह थे, आदमी वगैरह थे, उनको भालों पे उठा के ऐसे टांग लिया। मान के चलो ये भाला है, बहुत छोटा लग रहा है, बट ये है नहीं और कुछ मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा। तो अब खिलजी के किसी सैनिक को यहां टाल के ऐसे टांग लिया, तो वो तो ऊपर हो गया। तो खिलजी का परचम क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो रानियों ने जब दूर से देखा तो खिलजी के परचम ऊपर थे, उन्हें लगा खिलजी जीत गया, तो उन्होंने सबने जल जौहर कर दिया था। तो हमीर देव इस वजह से भी सेटबैक आ गया था। ठीक है, याद रखना, हमीर देव के जीवन में बहुत बड़ा सेटबैक है वो, उससे कमबैक नहीं हो पाया उनका। आगे बढ़िए। जौहर क्या है? पति की मृत्यु के बाद अपने प्राणों को त्याग देना जौहर कहलाता है। पति की मृत्यु के बाद अपने प्राणों को त्याग देना जौहर कहलाता है। लल्ला, अब 1305 का मालवा अटैक देख लीजिए। अन्य आक्रमण देख लो यार, 1305 मालवा अटैक देखते हैं। क्या इतिहास का सबसे बड़ा जौहर यही है? यार रिटर्न तो यही है, पत्रों में और साक्ष्य मिलते हैं पर रिटर्न यही है। हाँ, पहले ही युद्ध में हो गया था वो पहले युद्ध में हो गया था। हम्म। हाँ, हमीर देव की वाइफ ने, उन्होंने जल जौहर किया है, इन्होंने अग्नि जौहर किया है। अलग होते हैं यार, जल जौहर अग्नि जौहर अलग अलग होते हैं। इन्होंने किया है जल जौहर इन्होंने किया अग्नि जौहर। बहुत बड़ी बात होता है भाई जौहर करना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपको पता लगेगा 1305 मालवा अटैक, मालवा आक्रमण। सर एक मालवा आक्रमण ये पहले भी कर चुका है 1292 में, बट वो अलग है। तो 1305 में आप देखेंगे मालवा अटैक। मालवा अटैक देखने को मिल जाएगा। मालवा अटैक में राजा कौन कौन है फटाफट समझिए, फटाफट लिखिए कौन कौन है भाई। सर आइन उल मुल्क मुल्तानी और महलक देव। आइन उल मुल्क मुल्तानी और महलक देव। आइन उल मुल्क मुल्तानी यहां के रूलर हैं। महलक देव, महलक देव राजपूत हैं ये भी। महलक देव, महलक देव हैं, महलक देव। इनका बैटल कैसे है? आइन उल मुल्क मुल्तानी, आइन उल, आइन उल मुल्क मुल्तानी। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, एके का सेनापति, एके का सेनापति। तो जीतेगा कौन? यही जीतेगा यार।
ही वॉन द बैटल, तो इसमें ये हार जाएंगे। ही वॉन द बैटल, और इसमें कौन हार जाएगा? मैलकदेव लॉस्ट। इसके बाद अगला है 1305 और 6 के मध्य, देवगिरी की दूसरी लूट है इनकी, 1305 और 6 के मध्य। सेकंड लूट ऑफ देवगिरी, देवगिरी सेकंड लूट, देवगिरी की सेकंड लूट, देवगिरी लूट है, इसके बारे में याद रखना, देवगिरी लूट है। ठीक है, ये भी सक्सेसफुल रही है। ओके चलिए, हाँ पानी में डूबकर जल जौहर होता है, बिल्कुल पानी में डूबकर जल जौहर होता है। मैलकदेव की मृत्यु बिल्कुल हुई है। स्टार्ट होते हैं इसके बाद साउथ इंडियन एक्सपीडिशंस। याद रखिएगा, साउथ इंडियन एक्सपीडिशन यहां से शुरू होगा। साउथ इंडियन एक्सपीडिशन, दक्षिण भारत के युद्ध यहां से स्टार्ट होंगे, 1307 से 1309। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। अच्छा, अब मेरी ये क्लास जो है, फटाफट जैसे ही आप इस क्लास को एंड करेंगे, तुरंत आपको जाना है GTRNL यूट्यूब चैनल पे। वहां स्टैटिक जीके की क्लास में अपलोड करने वाला हूं, थियरी की क्लास अपलोड करने वाला हूं। तुरंत आपकी एग्जैक्ट 6 बजे वो खुद से शेड्यूल हो जाएगी, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही 6 बजेंगे, आपको बस जाना है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो आपका खुद का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आपको अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे जाना है, और यहां पे एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलती है। ये प्लेलिस्ट पूर्णतः आपके लिए है। तो इसमें जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है ना, कंप्लीट स्टैटिक जीके, ये थ्योरी की स्टैटिक जीके है। आपने किसी का भी पेड बैच ले रखा हो, कुछ भी ले रखा हो, हटो बचो, इसमें से आप कोई भी वीडियो देख लेना। प्लस इसमें अभी एक नई वीडियो ऐड हो जाएगी इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स की, एक तरफा वीडियो है, इतना कंटेंट है उसमें, इतना शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा होता। पता लग जाएगा आपको वो देखकर ही। ठीक है, उसके बाद हम मिलते हैं, सीधा सीधा वहीं जाइए, अब सीधा मात्र 5 मिनट के अंदर वो हो जाएगी। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।